I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GV Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the nutrient deficiency which result into yellowing of the leaves? ऐसी कौन सी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हैं जिनसे प्लांट्स की लीव्स में येलोइंग होती है, क्लोरोसिस होती है? तो देयर आर फ्यू न्यूट्रिएंट्स विच डिफिशियंसी कॉज येलोइंग. सभी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से येलोइंग नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन बहुत मेन है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि विच न्यूट्रिएंट आर रिस्पॉन्सिबल विच कॉज क्लोरोसिस अपॉन देयर डिफिशियंसी एंड हाउ वी कैन करेक्ट देयर डिफिशियंसी, और कैसे हम इस डेफिशिएंसी को पूरा करें ताकि प्लांट्स की येलोइंग ना हो और उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो. So there are 17 essential nutrients, and some are macro and some are micronutrient, and these nutrient deficiency start on the leaves, and on the basis of the leaf symptoms we can recognize which nutrient deficiency is there and accordingly we can correct them. तो कौन सी न्यूट्रिएंट है जिनसे येलोइंग हो रही है इसको हम समझेंगे. तो ये देखिए जो प्लांट है इसमें जो येलोइंग है, हम ये जो लीव्स हैं इसको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसके बेस पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट है. दीज आर द ओल्डर लीव्स और बॉटम लीव्स, दीज आर द अपर लीव्स और यंगर लीव, एंड दीज आर द मिडिल लीव. तो हम इसको ऐसे बना लें, प्लांट को हम देखें. हम जब प्लांट को देखने जाएं फील्ड में तो देखें नीचे की लीफ 2-3 हो सकती हैं, फिर मिडिल में हो 3-4, ऊपर हो. तो इसमें हम अगर येलोइंग देखें तो हम देखें येलोइंग जो हो रही है, और वी कैन से क्लोरोसिस जो हो रही है, दिस येलोइंग इज नोन एज क्लोरोसिस. लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस. क्लोरोसिस क्या होता है? जब क्लोरोफिल खत्म हो जाता है तो वो येलो होने लगती है, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, और जब लॉस होता है क्लोरोफिल का, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस, एंड क्लोरोसिस रिजल्ट येलोइंग. तो अगर ओल्डर लीव्स पे क्लोरोसिस हो रही है, येलोइंग हो रही है, अगर ये येलो हो रही हैं लीव्स, then it may be either due to nitrogen or magnesium. अब कैसे पता करेंगे नाइट्रोजन मैग्नीशियम, इसको भी मैं बताऊंगा. लेकिन अगर ओल्डर लीव पे तो नाइट्रोजन या मैग्नीशियम है. अगर मिडिल लीव पे हो रही है देन इट इज जिंक की डेफिशिएंसी से होगा. और अपर लीव्स पे है देन मे बी इट इज ड्यू टू आयरन और मैग्नीज और कॉपर एंड सल्फर. So these nutrients are responsible for chlorosis and most common is nitrogen. तो इन न्यूट्रिएंट से क्लोरोसिस होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? वो है दैट इज नाइट्रोजन. लेकिन और न्यूट्रिएंट से भी क्लोरोसिस होगी. अगर यंगर लीव्स हो रही है तो उसमें 4 न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, Fe, मैग्नीज, कॉपर एंड सल्फर. और अगर यंगर और मिडिल दोनों पे हो रही है, ये जो जिंक है ये दोनों पे आता है जिंक, यंगर लीव्स में भी एंड मिडिल लीव्स में. इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप कौन सी है उसके अकॉर्डिंग ये आता है जिंक. इसको अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफिशियंसी बिटवीन नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. देखिए जो मैग्नीशियम जो नाइट्रोजन में जो केस में होगी, तो ये लीफ हम मान लें कि ये ओल्डर लीफ है. तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ये वेन्स हैं, ये वेन्स को मैं इसको ब्लैक से डिनोट कर दे रहा हूँ, दीज आर द वेन्स. देन दिस क्लोरोसिस स्टार्ट फ्रॉम दिस टिप्स इन केस ऑफ नाइट्रोजन. तो जो नाइट्रोजन केस में होगी यहाँ से स्टार्ट होगी, आगे बढ़ेगी और वेन्स भी सारी येलो हो जाएंगी, एंड देन होल लीफ बिकम येलो. And this is nitrogen, typical nitrogen deficiency symptoms that start from the tip and cover the whole the leaf including veins. But if veins are, अगर इसमें veins जो हैं ग्रीन रहती हैं और क्लोरोसिस उसके बीच में होती है, veins remain green, और क्लोरोसिस कहाँ हो रही है इसका कोई पैटर्न नहीं कि यहीं से स्टार्ट हो, कहीं से भी बीच में से स्टार्ट हो सकती है, एंड देन क्लोरोसिस इन बिटवीन द वेन्स. तो वेन्स आर ग्रीन. तो इसके केस में वेन्स जो है ग्रीन रहती हैं, एंड नाइट्रोजन केस में वेन्स येलो. तो होल लीफ बिकम येलो इन केस ऑफ नाइट्रोजन, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम जो वेन्स हैं वो ग्रीन रहेंगी, और दैट इज कॉल्ड इंटरवेनियल क्लोरोसिस. इसके केस में क्या है? इंटरवेनियल क्लोरोसिस. इसको इसलिए हम कह रहे हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस. इंटर मतलब बिटवीन और वेन्स मतलब वेन्स के बीच में क्लोरोसिस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरवेनियल क्लोरोसिस. तो ये मैग्नीशियम का होता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, और जब होल लीफ हो जाएगी तो वो नाइट्रोजन. सो दिस इज दी डिफरेंस इन नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. अब हम देखें कॉपर और मैग्नीज, इसमें यंगर लीव्स में हमें देखना है कि विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल. लेकिन यंगर लीव्स में हम पहले देखें वेन्स कैसी है. वेन्स आर येलो और वेन्स आर ग्रीन. इसको हम फर्स्ट देखेंगे कि वेन्स कैसी हो रही हैं. अगर येलो है
तो इट मे बी आइदर सल्फर और कॉपर। अगर ग्रीन है तो ये हो सकता है मे बी आयरन और मैग्नीज। अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा आयरन का है, कौन सा मैग्नीज का है? सबसे पहले हम देखेंगे अपर लिप्स में, अपर लिप्स आर येलो एंड वी विल सी फर्दर दैट वेन्स आर येलो और ग्रीन, कि वेन्स का कलर कैसा जा रहा है। अगर वेन्स का कलर येलो है तो सल्फर या कॉपर हो सकता है। एंड इन केस ऑफ सल्फर, सल्फर के केस में क्या होगा, देयर इज नो विल्टिंग, कोई विल्टिंग नहीं होगी और होल कंप्लीट क्लोरोसिस होगी, नो विल्टिंग, लीफ में कोई विल्टिंग नहीं होगी, केवल क्लोरोसिस होगी। बट इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में क्या होगा, विल्टिंग हो जाएगी एंड टिप्स ड्राई, टिप्स जो है, जो जहाँ की जो टिप है ये ड्राई हो जाएंगी और ट्विस्टेड हो जाएंगी, घूम जाएंगी, टिप्स ड्राई एंड ट्विस्टेड। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ व्हीट। गेहूं में यही प्रॉब्लम आती है, ऊपर की लीफ येलो हो जाएगी और ये लीफ सूख जाएगी और ये घूमने लगेगी, घूम जाएगी, पतली लीफ होगी और ये इस तरह से सूख करके घूम जाएगी। तो दैट इज कॉपर डिफिशियंसी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सल्फर एंड कॉपर। सल्फर और नाइट्रोजन लगभग सेम होती है, लेकिन सल्फर की डिफिशियंसी यंगर लीव्स में होती है, नाइट्रोजन की ओल्डर में होती है। तो सल्फर और नाइट्रोजन का सेम होगा, केवल लीफ का डिफरेंस होगा। और सल्फर और कॉपर में डिफरेंस है, कॉपर में जो येलोइंग के साथ ऊपर की जो टिप्स है, लीफ की टिप है, वो सूखने लगेगी और घूम जाएगी। तो ये बहुत कॉमन होता है गेहूं के केस में। तो ये डिफरेंस है इसके केस में, इन केस ऑफ दिस सल्फर एंड कॉपर। नाउ आयरन एंड मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज के केस में क्या होगा कि इन इनिशियल ये लीफ है, और ये मैं मान लेता हूँ ये जो वेन्स हैं, दीज आर द वेन्स। एंड इन केस ऑफ आयरन, the chlorosis in between the veins, initially in between the veins, and as the deficiency progresses, deficiency बढ़ती जाती है तो ये veins भी येलो हो जाती हैं। केवल जो प्रिंसिपल वेन है ये ग्रीन रहती है, बाकी सारी वेन्स पेल येलो हो जाएंगी और ग्रीननेस नहीं रहेगी, और ये कैसे हो जाएगी, वाइटिश हो जाएगी, वाइट कलर इसमें आने लगेगा, ब्लीचिंग हो जाएगी, जैसे ब्लीच हो गई हो, बिल्कुल सफ़ेद कर दिया हो। तो इन केस ऑफ आयरन, इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, इनिशियली ऑल दी वेन्स आर ग्रीन एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस इज देयर, बट एज द डिफिशिएंसी इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिफिशिएंसी बढ़ती जाती है वो वेन्स भी ग्रीन हो जाती है, केवल जो मेन वेन्स है वही ग्रीन रहती है और पूरी लीफ ऐसा लगेगा जैसे पूरी वाइट हो गई, सफ़ेद हो गई हो। सो दिस इज द डिफरेंस इन आयरन एंड मैग्नीज। तो आयरन के केस में तो वाइटिश हो जाएगी, लेकिन जो मैग्नीज के केस में है, इन केस ऑफ मैग्नीज, अगर हम मैग्नीज को लें तो मैग्नीज के केस में जो वेन्स हैं ये सारी की सारी ग्रीन्स रहती हैं। दिस इज द प्रिंसिपल वेन एंड ऑल द वेन्स आर ग्रीन, ऑल वेन्स ग्रीन। जैसे कि हमने देखा था मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम के केस में सभी वेन्स ग्रीन थी लेकिन ओल्डर लीफ में थी, और मैग्नीज के केस में जो है ये अपर लीफ में आएगी। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम का लगभग सेम जाएगा। मैग्नीशियम के केस जो ओल्डर लीफ में है और मैग्नीज का अपर लीफ में है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ वाइट फ्लैक्स, वाइट स्ट्रिप्स बननी शुरू हो जाएंगी इसके बीच में, लीफ के बीच, इसके इंटरवेनल पोर्शन में। तो दिस इज द मैग्नीज डिफिशियंसी। तो आपको समझ में आ गया कि अपर लिप्स में हम कैसे पहचानेंगे। हम पहले देखेंगे कि ये येलो है या ग्रीन है। अगर कॉपर होगा तो ये ट्विस्ट करेगा, टिप्स जो हैं ड्राई हो जाएंगी और घूम जाएंगी, ट्विस्टेड हो जाएंगी, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होगा। मैग्नीज के केस में, आयरन के केस में ये जो है ब्लीचिंग हो जाएगी, पूरी वाइट हो जाएगी, जबकि मैग्नीज के केस में वेन्स जो हैं वो ग्रीन रहती हैं और वाइट फ्लैक्स बीच में होते हैं। So these are the nutrient disorder which are responsible for the nutrient deficiency। अब इसको हमें करेक्ट कैसे करना है। अब ये डेफिशिएंसी हमने पहचान ली, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए सबके लिए अलग अलग है। देखिए इनिशियली हमको सॉइल में शुरू से ही मेंटेन करनी चाहिए सॉइल फर्टिलिटी, और ऑर्गेनिक मैन्योर्स का और फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेड उसको यूज करना चाहिए। बट दिस डिफिशियंसी अपर इन स्टैंडिंग क्रॉप, हमने फसल बो दी, फसल 20, 25, 30 दिन की हो गई, अब हमको डेफिशिएंसी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खड़ी फसल में कैसे इसको करेक्ट करें। शुरू में तो हम दे सकते थे बेसल में फर्टिलाइजर, लेकिन अब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको कैसे करें। तो देखिए नाइट्रोजन का तो बहुत ही ईजी है, वेरी सिंपल। इन केस ऑफ नाइट्रोजन यूज द यूरिया। तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया यूज़ करना चाहिए स्टैंडिंग क्रॉप में, टॉप ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए, साइड ड्रेसिंग करनी चाहिए। यूरिया हम यूज़ करें इसके लिए, और दैट नाइट्रोजन में बी अप्लाइड एट द रेट ऑफ 25
to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर एंड, लेकिन इसके साथ तुरंत हम इरिगेशन कर दें। इरिगेशन बहुत ज़रूरी है तुरंत अप्लाई करने के बाद, सो दैट दिस नाइट्रोजन डिजॉल्व एंड रीच इनटू द रूट जोन। जब भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई करें या तो उसमें प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए या हम तुरंत इरिगेशन करें। सो दिस इज द रेमेडी फॉर द नाइट्रोजन। इफ देयर इज अ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ड्यू टू वाटर लॉट कंडीशन, कि खेत में पानी भर गया उस कारण से अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुई है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 2% यूरिया स्प्रे हम करें। 2% का मतलब 20 ग्राम यूरिया को हम किस में डिजोल्व करें, पर लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में हम इसको डिजोल्व करें एंड देन स्प्रे ऑन द क्रॉप एंड 2 to 3 स्प्रे आर सफिशिएंट आफ्टर 10 डेज और 15 डेज। तो 2 से 3 स्प्रे हम कर दें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गो फॉर सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोलियर एप्लीकेशन से। लेकिन अगर हम मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं सॉइल एप्लीकेशन, फील्ड बहुत वेट है, गीला है, तो तब हमको फोलियर स्प्रे करना चाहिए यूरिया का। एंड देन इन केस ऑफ मैग्नीशियम के केस में, अब हम शुरू में तो हमें मैग्नीशियम फर्टिलाइजर डालना था, लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप में हम क्या करें, देन वी कैन गो फॉर द फोलियर स्प्रे ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड अबाउट 0.5% स्प्रे मीन्स 5 मीन्स ये हो गया 5 ग्राम पर लीटर। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन परसेंटेज ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड 2 to 3 स्प्रे आर सफिशिएंट फॉर मैग्नीशियम के लिए हमें करना है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर दीजिए तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड देन इन केस ऑफ सल्फर, अब देखिए सल्फर में बेसल में हम डाल सकते थे SSP सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम और पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, बट इन स्टैंडिंग क्रॉप हम क्या करें, तो इसमें हम K2SO4 को यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर, या यूज अमोनियम सल्फेट को यूज करें, या मैग्नीशियम सल्फेट का भी सॉइल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं अबाउट 20 to 30 kg पर हेक्टर। हम इतना फर्टिलाइजर बेसल डालें। फर्टिलाइजर, दीज आर द फर्टिलाइजर सॉइल एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर सॉइल एप्लीकेशन बिकॉज दीज आर सॉल्युबल। तो हमको इसका स्प्रे नहीं करना है, वी हैव टू अप्लाई। हमको क्या करना है, इसको सॉइल में डालना है एंड देन इरिगेशन हमको जरूर करनी है, सो दैट इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रीच इनटू द रूट जोन। तो ये हमारे लिए सक्सेसफुल है। या मैग्नीशियम जब हम सल्फेट डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, तो भी मैग्नीशियम की सपोर्ट हो जाएगा, मिल जाएगी, लेकिन स्प्रे करेंगे तो भी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कम होती है प्लांट्स को, तो फोलियर स्प्रे सफिशिएंट। एंड 2 to 3 स्प्रे हम कर सकते हैं, 2 to 3 स्प्रे एंड 10 to 15 डेज इंटरवल। जब भी हम करें 10 to 15 डेज इंटरवल पर करें, लेकिन हो सकता है 1 स्प्रे से ही हो जाए या 2 से हो जाए, तो 1 या 2 स्प्रे से हो सकता है। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को फर्टिलाइजर डालें उससे भी मैग्नीशियम की सप्लाई हो जाएगी। तो सल्फर के लिए चूंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्लांट की, तो स्प्रे आर नॉट सफिशिएंट टू मीट आउट द सल्फर रिक्वायरमेंट। तो स्प्रे करने से सल्फर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि सल्फर की रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम फर्टिलाइजर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर यूज करें ताकि सल्फर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सॉइल हमको जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम है, तो फोलियर स्प्रे से वो पूरी हो जाती है, बट इन केस ऑफ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर स्प्रे आर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। हालांकि कुछ करेंगे लेकिन पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। देन इन केस ऑफ आयरन के केस में हमको क्या करना है, आयरन चिलेट अवेलेबल होते हैं, देन सॉइल एप्लीकेशन तो हम शुरू में बेसल में करना था आयरन चिलेट का, लेकिन अब हमें स्टैंडिंग क्रॉप में हम क्या करें, देन यूज द फेरस सल्फेट स्प्रे 0.5%। और अगर आयरन चिलेट है तो चिलेट को भी हम स्प्रे में यूज कर सकते हैं, लेकिन वी शुड प्रीफर दिस फेरस सल्फेट। चिलेट जो है दैट आर हाईली सक्सेसफुल इन केस ऑफ सॉइल एप्लीकेशन। तो जो चिलेट होते हैं ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, एंड दिस शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग टाइम पे हमें यूज करना चाहिए, एंड डोज इज अबाउट 10 kg पर हेक्टर। तो आजकल बट नाउ डेज दिस आयरन चिलेट्स आर अवेलेबल फॉर द फोलियर स्प्रे, तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं 0.5%, लेकिन वी शुड गिव प्रेफरेंस टू फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का सॉइल एप्लीकेशन नहीं करते हैं, हमेशा फोलियर स्प्रे होता है, इस बात को याद रखें। और चिलेट का जो है सॉइल एप्लीकेशन करते हैं 10 kg पर हेक्टर। अगर लेकिन चिलेट अवेलेबल है तो हम उसका फुल स्प्रे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, जो ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट्स मिलेगा वो आयरन से मिलेगा। चिलेट के जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो सॉइल एप्लीकेशन में होते हैं। तो चाहे फेरस सल्फेट है चाहे आयरन चिलेट है, 0.5% मीन्स 5 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस मैग्नीज, तो मैग्नीज का हम मैग्नीज सल्फेट स्प्रे यूज करें
0.2 to 0.3%. मैग्नीज रिक्वायरमेंट इज लेस, दैट्स वाई दिस कंसंट्रेशन इज लेस, मीन्स 2 से 3 ग्राम पर लीटर। तो मैग्नीज का हम मैग्नीज सल्फेट स्प्रे करना है हमको स्टैंडिंग क्रॉप में, एंड 2 to 3 स्प्रे इसके हैं चाहे इसके हों, सबके हमें 2 to 3 स्प्रे करने चाहिए एट 10 to 15 डेज इंटरवल। कोई भी हम माइक्रोन्यूट्रेंट कर रहे हैं उसको 2 से 3 स्प्रे जरूर करें, बिकॉज क्या होता है, क्योंकि ये इनकी मोबिलिटी सॉइल में बहुत कम होती है। जब हम स्प्रे करते हैं तो लीफ में वहीं रहते हैं, इनका मोबिलाइजेशन कम होता है, इसलिए हमको 2-3 स्प्रे करने पड़ते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन लीफ में प्लांट में बढ़ जाए। एंड सो दिस आर द रेमेडी। देन कॉपर, अगर हम कॉपर के लिए देखें तो कॉपर सल्फेट का हम स्प्रे करना चाहिए 0. कॉपर सल्फेट डेफिशिएंसी इज नॉट कॉमन, इट इज जनरली अकर इन वीट। तो कॉपर के लिए हम यूज करें कॉपर सल्फेट स्प्रे, एंड इट इज 0.22 से लेकर हम 0.5% तक कर सकते हैं स्प्रे। 2 to 3 स्प्रे, इसमें भी 2 से 3 करने पड़ेंगे, एंड 10 to 15 डेज इंटरवल। तो हम ये कर सकते, ये हमारी जो है करेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं इन डेफिशिएंसी को। और जिंक के भी मैंने डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं बताए थे, वो बीच में छूट गए थे। पहले मैं जिंक का करेक्शन बताता हूँ, जिंक को हम कैसे करें। जिंक के लिए जो हमें सॉइल एप्लीकेशन करना चाहिए था जिंक सल्फेट का, हेप्टाहाइड्रेट का हमें 25 kg पर हेक्टर, एंड मोनोहाइड्रेट जो 21% जो 33% वाला है वो 15 kg पर हेक्टर सॉइल एप्लीकेशन करना था। लेकिन ये स्टैंडिंग क्रॉप है, तो दैट्स वाई जिंक सल्फेट का हम स्प्रे करें 0.5%, मीन्स 5 ग्राम पर लीटर। और इसमें हम अनसेलेक्ट लाइम मिला सकते हैं 0.25% अनसेलेक्ट लाइम मिला लें, ताकि इसकी अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, नहीं तो हम इसको यूरिया मिला के भी कर सकते हैं। तो अनसेलेक्ट लाइम, तो ये जिंक सल्फेट का स्प्रे, ये भी हमें 2 से 3 करने पड़ेंगे, एंड 10 to 15 डेज इंटरवल। तो ये मैंने आपको बताया किन किन से येलोइंग हो रही है। इसमें जो जिंक का छूट गया था, जो डेफिशिएंसी आती है, एंड जिंक डेफिशिएंसी मे बी ऑन ओल्डर लीव्स और सॉरी नॉट ओल्डर, मिडिल लीफ और यंगर लीफ। तो जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो दोनों पे आ सकती है, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप। तो जो जिंक है ये हो सकता है यंगर लीफ पे एंड मिडिल लीफ पे। तो इन जनरल ये जो होती हैं ये जनरल यंगर लीफ पे होती हैं, चाहे राइस है चाहे मेज़ है, ये इसमें रहती है। लेकिन मिडिल लीफ में इन जनरल ये वीट में आती है। तो इसमें जो राइस और मेज में जो डिफरेंस है, जो अगर राइस की जो क्रॉप है, राइस में क्या होगा, बीच में ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। पहले द ब्राउन स्पॉट्स आर डेवलप्ड on younger leaves, and these brown spots develop into a strips, और पूरी strips में develop हो जाते हैं। then whole leaf become brown और bronze color और bronze। तो पहले क्या होंगे, ब्राउन स्पॉट्स रहेंगे जो आपस में जुड़ जाते हैं, और पूरी लीफ क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। एंड दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस जिंक, एंड इट इज नोन एज खैरा डिसीज। और फिर पूरी नई लीफ को रोक लेती है और प्लांट की हाइट रुक जाती है। तो पहले क्या है, ब्राउन स्पॉट्स होंगे, फिर ये नेक्रोटिक स्पॉट्स बनने लगेंगे, सूखने लगेगी लीफ। मेज में क्या है, यंगर लीफ में क्या होगा, जो मेज की लीफ है ये क्लोरोसिस यहाँ से स्टार्ट होगी पहले, और ये वाइटनेस रहेगी। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये ग्रीन रहती है, बीच में यहाँ से वाइट हो जाती है, ये पोर्शन वाइट हो जाता है और क्लोरोसिस हो जाती है। तो ये मेज के केस में है, और नेक्रोटिक स्पॉट नहीं बनते हैं। तो यहाँ ये कहलाता है वाइट बड ऑफ मेज, और ये कहलाता है यहाँ पे खैरा। तो ये डिफरेंस है राइस और मेज में जिंक डेफिशिएंसी के। यहाँ पे जो नई लीफ निकलेगी वो सफ़ेद सी हो जाएगी, क्लोरोसिस होगी, लेकिन जो राइस के केस में होगी वो ब्राउन होगी। वीट के केस में क्या है, मिडिल में आते हैं, और इसमें क्या होता है, मिडिल में आने पे यहाँ पे ये ग्रीन रहता है, ये ग्रीन रहता है, लेकिन यहाँ पे पहले येलो स्पॉट बनता है। एक येलो स्पॉट धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और वो यहीं पे रहता है, और फिर यहाँ से ये लीफ जो टूट के गिर जाती है नीचे को। सो दिस इज द जिंक डेफिशिएंसी इन केस ऑफ वीट। समझ लीजिए वीट के केस में क्या है, यहाँ भी ग्रीन रहेगा, यहाँ भी ग्रीन रहेगा, बीच में एक पहले येलो होने लगेगा, ग्रीन कलर हट जाएगा और येलो होगा, और नेक्रोटिक स्पॉट बन जाएगा। फिर यहाँ नेक्रोटिक स्पॉट मतलब नेक्रोसिस, डेथ होने लगेगी, और फिर लीफ यहाँ से टूट के नीचे को गिर जाएगी। ये मिडिल लीफ में होता है। अपर लीफ और जो नीचे की लीफ है वो यंग हेल्दी बनी रहती है, लेकिन मिडिल लीफ में ऐसा होता है। तो ये वीट के केस में जिंक डेफिशिएंसी है। तो ये मैंने आपको बहुत ब्रीफली जल्दी बताने की कोशिश की कि क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। तो जिंक के अलग अलग क्रॉप में अलग अलग लीफ पे आते हैं। राइस में बहुत कॉमन है, जिसको हम खैरा बोलते हैं।
खैरा ब्राउन कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, स्ट्रूस बन जाती हैं, पूरी पत्ती भूरी हो जाती है। लेकिन मेज के केस में पत्ती सफ़ेद सी होने लगती है, उस कारण से उसको व्हाइट बड कहते हैं। लेकिन जो वीट के केस में ध्यान रखिएगा, मिडिल लीफ में आएगी, और मिडिल लीफ में भी बीच में ही, मिडिल लीफ के भी बीच में भी जो ऊपर की पत्तियां सही रहेंगी, नीचे की पत्तियां सही रहेंगी। यहाँ के ही केस में पहले हल्की पीली होकर भूरी होकर के नेक्रोटिक नोड बनेगा और यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगी। तो ये थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोइंग और विच कॉज द येलोइंग, एंड उसका करेक्शन कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको भी यहाँ बताया। तो ये मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसके बेस पर यू कैन रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई easily the deficiency symptoms which cause the yellowing and how to correct them. Thank you very much.